नमस्कार, पॉलिटेक्निक वाला फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में। ये एक नया मुहिम है। इस मुहिम में मैं क्या करूँगा, एक नया आइडियाज़ के साथ आया हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मैं अभी राजकीय पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे तो ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको जो एक्सपोजर मिलने वाला है कोई कंपनी में, है ना, तो वो एक्सपोजर कैसा होगा। एकदम हर चीज़ बदल जाता मेरा भाई, सरकमस्टांसेस बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाता है। अभी तेरे हाथ में एक पेन है और एक निराली का किताब लेके तुम घूमता है, वहाँ जा कर के तुम्हारे हाथ में टूल्स रहेगा, बॉस का प्रेशर रहेगा, इतना कुछ रहता है। तो वो लाइफ कैसा होता है ये बच्चा बताएगा जो वहाँ उस चीज़ से गुजर चुका है, और हम आपको वही चीज़ इस चैनल में, मतलब इस मुहिम में बताएंगे। ठीक है, तो पहला मुलाकात जो है मेरा ही एक छात्र धनु हांसदा है, जो कि बहुत ही मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता था, और उसने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से पढ़ाई को मैनेज किया अपनी इन सारी आर्थिक के रेसिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो उसने चीज़ों को कैसे मैनेज किया। और मैं बता दूं कि वो जो है अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू हुआ था, प्लेसमेंट ड्राइव चला था आदित्यपुर पॉलिटेक्निक में, जो अबू धाबी की कंपनी थी इन्फिनिटी करके, और वो कोलैबोरेट किए हुई है जिंदल सॉ से, और उसने मतलब उसमें उसका प्लेसमेंट हुआ है 1600 दिरहम, 1600 AED, जो कि मेरे ख्याल से इंडियन रुपीज़ में 36-37,000 रुपीज़ होता है। और ओवर टाइम वगैरह अगर किया जाए तो वो 40-45 भी चला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको उसी शख्स से मिलाने वाला हूँ। धनु हांसदा, प्लीज़ कम, जब आएगा तो कम, प्लीज़ कम। यही है वो होनहार बच्चा जिसका प्लेसमेंट जो है अबू धाबी। कभी आदमी सोचा भी नहीं था, ये खुद नहीं सोचा था कि हमको कभी काम करने का मौका विदेश में मिलेगा, क्या है ना, और इसको मिला है। ठीक है, तो आइए इससे बात करते हैं किस तरह इसका जर्नी रहा है। और कुछ ना कुछ देखो भाई, अगर ये अपना जर्नी बोलता है या अपना किसी का दर्द बहुत लंबा होता है, ठीक है ना, वो दर्द अगर लंबा हो ना तो आप बोर मत होइएगा, उस दर्द से कुछ सीखिएगा कि दर्द से कैसे निकल करके किस तरह से सक्सेस हासिल किया जाता है, ये सीखिएगा मेरा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धनु हांसदा, सबसे पहले हमें अपने परिवार और बैकग्राउंड के बारे में मतलब कि थोड़ा सा बताइएगा। जी सर, सबसे पहले मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा राहुल सर को कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दिया बोलने के लिए और मेरे बातों को रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड कहना चाहूँगा। तो मैं बहुत ही छोटे परिवार से, सबसे अत्यंत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर और मेरे घर पे मेरे फादर है, मदर है, भाई है, एक सिस्टर है। जो देखा जाए तो हम एक न्यूक्लियर फैमिली है। और इसमें जो है मेरे फादर काम करते हैं, जो कि उनका ज़्यादा सैलरी नहीं है। एक मिडिल क्लास की सैलरी मुश्किल से उनकी 10 से 12 हज़ार है, तो उसमें से गुज़र बसर करना चल जाता है, लेकिन उतने भी नहीं है जिस तरह ये है। तो मैं अपना बैकग्राउंड यानी कि अपना कहानी सुनाना चाहूँगा। छोटा सा कहानी है जो मैं अपना लाइफ में सफ़र किया हूँ। जब मेरे फादर खुद उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, पर उन्होंने ठाना था कि वो अपने बच्चों को, यानी हम 3 बच्चे हैं उनके, तो हमें किसी भी तरह से, वो अनपढ़ रहे लेकिन हमें पढ़ा लिखा कराएंगे। तो उनका केवल यही, क्योंकि वो अनपढ़ है और वो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसी कारण वो चाहते थे कि हमारे बच्चे कैसे भी करके मैट्रिक तक पढ़ ले एटलीस्ट। तो वो जानते थे, पर तो मैं भी उसके लिए जी जान लगाया। तो मेरे फादर ने हमें पढ़ा लिखा कराया। तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में उन्होंने मुझे, और ऊपर से उन्होंने इतना मेहनत करके उन्होंने मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्होंने पढ़ा कराया। और
मैं वहाँ पर लगभग 8 स्टैंडर्ड तक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद हमारी जो है आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हुआ कि मेरे फादर का काफ़ी बहुत ज़्यादा बीमार हुए, और उनको बीमारी के चलते जो है मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। और स्कूल छोड़ा तो मैं अपने घर की ओर आया, और मैं स्कूल को छोड़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल को। फिर वो मैंने स्कूल को सर्च करना चालू किया कि कहाँ पढ़ाई किया जाए। तो मुझे एक हर जगह मैं दौड़ता फिरा, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे सीएलसी नहीं मिला था। तो जिसके कारण और वो स्कूल मुझे सीएलसी भी नहीं दे रही थी, तो जिसके कारण मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पा रही थी। और एडमिशन नहीं मिल रहा था तो मैं बहुत दिक्कत में पड़ गया था, और आर्थिक स्थिति तो बहुत ही तंगी था। तो उस समय मुझे एक गुरु थे, और एज ए मेंटर, उनका नाम मैं कहना चाहूँगा, वो दुर्गालाल सर है, जो दुर्गालाल मुर्मू जी। तो उन्होंने मुझे बहुत मेंटर किया था। उस समय उन्होंने बहुत गाइड किया था कि कैसे अपना अब आगे बढ़ा जाए, तुम कैसे एडमिशन लोगे। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और वो एक देखा जाए तो एक रियल लाइफ हीरो की तरह उन्होंने मेरा लाइफ में काम किया है। और जब मैं अपने उन्होंने मुझे जब एडमिशन करा दिया, तो उसके बाद अब समस्या आया कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो वो उसके लिए मैं ये सोचा कि घर में रहकर हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मुश्किल हो जाती थी पढ़ने के लिए भी। तो मैंने अपना जो पढ़ाई है वो मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन जो था 9th और 10th की पढ़ाई अपने बुआ और एक रिलेटिव्स के घर में मैंने गया था। पहले तो मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया था जहाँ पर रह के मैं पढ़ाई कर रहा था। तो कुछ वो होते हैं ना कि अपना घर से बड़ा कहीं घर नहीं होता है। तो मैं उनके वहाँ रहा तो बहुत सारे दिक्कतें आई, जिसके कारण मैं वहाँ पर नहीं रह पाया और वहाँ भी पढ़ाई नहीं कर पाया। और ये फिर भी उसके बावजूद भी, और जो पैसे की जहाँ तक दिक्कत आती थी, तो फादर उस समय उनका भी स्थिति इतना ख़राब हो गया था कि हम उसका उन्हीं का इलाज में हम पैसा काफ़ी खर्चा हो जा रहा था, तो उसको मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत हो जा रहा था। तो मैं उस समय से मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चे लोगों को, और ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना जो है मैट्रिकुलेशन का जो फॉर्म फिलअप है वो सब सारे चीज़ों को मैं बियर किया, और उसको मैं पढ़ाई किया, और अपना मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम को मैंने पास किया। उसके बाद फिर मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे ये था कि मैं जो है 10th के बाद एक टाटा स्टील अप्रेंटिस निकलती है, तो मैं टाटा स्टील अप्रेंटिस के लिए पहला ट्राई किया था। उसमें मैं विफल रहा, उसमें मैं पास नहीं हो पाया। तो उसके बाद ये सब सारे चीज़ों जो मैंने बताया था आप लोगों की, एक मेरा जो रियल लाइफ हीरो है दुर्गालाल सर, उन्होंने मदद किया मुझे, और उन्होंने ही मुझे बताया पहले। और एक चीज़ है कि मैं सबसे पहले जो आज जिस कॉलेज से पास आउट हुआ, जिस कॉलेज ने मुझे इतना कुछ दिया है, डिप्लोमा यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि मैं गांव घर से था। और होता है ना कि बहुत कोई को ये आज भी जो हम एक्चुअल में हम जो है हम आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि नॉलेज नहीं है, करियर काउंसलिंग नहीं मालूम है कि उनको क्या करना है आगे। लेकिन उस सर ने मुझे बहुत गाइड किया और बताया कि एक पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का भी कोई चीज़ होता है, उसको करो तो आप बहुत ही कम उम्र में और इंजीनियर बन जाते हैं, और वहीं से आपको प्लेसमेंट और जॉब का भी सुविधा मिल जाता है। तो मैंने उसको करा, और मैं उसके एंट्रेंस लिखा, पास आउट हुआ अच्छे नंबर से, और उसके बाद मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला जो कि मेरा कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर है। वो मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला कि मुझे बहुत खुशी था, बहुत एक्साइटमेंट था जब मेरा नया कॉलेज ज्वाइन हुआ था। तो मैं पढ़ाई भी किया, और फर्स्ट सेमेस्टर जब मैंने अपने कॉलेज आया, बहुत अच्छी सी पढ़ाई किया, और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा अच्छा रिज़ल्ट भी आया था। मैंने अपना कॉलेज में उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे कॉलेज के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी कि फर्स्ट सेमेस्टर दिया, उसके बाद से ही जो मेरे पिताजी की तबीयत बहुत और बिगड़ने लगे, जिसके कारण मैंने सेकंड सेमेस्टर दिया। उसके बाद जब मैंने सेकंड सेमेस्टर ख़त्म किया, तभी उसी के बाद से मेरा फादर जो है वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गए थे, वो सीसीयू पे चल गए थे। मेरा फादर का वहाँ से बचना बहुत मुश्किल हो गया था, जो कि
मैं भगवान से दुआ करूँगा कि इस तरह का जो है सिचुएशन कभी किसी को फेस ना करना पड़े, जिस तरह हम लोग फेस किए हैं हमारा परिवार ने। उस समय हमें यह लगा था कि हमारा जो घर का चिराग है वो बुझ जाएगा बोल के, क्योंकि वो होता है ना कि एक जो घना सा पेड़ होता है, जब तक आपको छाया देता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो छाया कट जाता है ना तो बहुत धूप लगता है। तो इसी कारण हमने बहुत उस समय परेशानी झेला था, सीसीयू थे, और भगवान की कृपा से वो जो है वापस रिकवर हुए हैं। तो उस समय जो था उसके कारण मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप किया। मैं थर्ड सेम में एडमिशन नहीं ले पाया। सर लोगों को मैंने बताया बहुत सारा चीज़ें, तो काफ़ी मेरे जो कलीग्स थे, दोस्त थे, मेरे जो मेरे बैचमेट थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि यार मत छोड़ो, लेकिन मैं बोला कि क्या कर सकते हैं, छोड़ना पड़ेगा, मुझे अत्यंत जो है आर्थिक क्रिया से गुजरना पड़ रहा है। तो हम उस समय जो है काफ़ी जो पैसे वगैरह भी लिया था हमने, जो कर्जे वगैरह भी लिया, तो उसको रिकवर करने के लिए मैं जॉब करने लगा था। उस समय जब मैं वहाँ से एग्ज़िट लेके, मैं एक जमशेदपुर में हाइको प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी, वहाँ पर मैं जॉब करता था। वो भावरी साफ़ करने का वो एक जॉब होता था, जो कि पहिए की भावरी होती थी, उसको साफ़ करना पड़ता था। तो मैं उस समय वो काम कर रहा था 1 साल के लिए, और उसी समय ही मैं, जो कि वो इतना करते थे, ओवर टाइम भी 12 घंटे की काम करवाते थे और सैलरी भी बहुत कम थी। वो मुझे 7,000 8,000 की तनख्वाह महीने पे वो काम करा रहे थे 12 घंटे। तो उसके लिए भी मैं काफ़ी, मतलब एक 1 डेढ़ महीना मैंने काम किया था, और काम करने के बाद मुझे उस पे मन नहीं लगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे मेरा जो है स्थिति भी बहुत ख़राब है, तो उसको करना पड़ेगा ही। तो इसके लिए मैंने मजबूरन नहीं, और साथ में ये मैंने सोचा कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। तो मैं अपना पढ़ाई के लिए, उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो है मेरे फादर रिकवर हुए, तो मैं भी सोचा कि अभी जो है घर में थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक हो सकता है। तो मैं उसके बाद मैं अपने पढ़ाई खर्चे के लिए कुछ पैसा जो है, घर में भी कुछ मदद करने के लिए मैंने थिएटर को ज्वाइन किया। थिएटर वो नाटक होता है, संस्था को मैंने ज्वाइन किया, जहाँ पर नाटक किया जाता है, और मैं वो नाटक के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता था। और ये सभी को मैं नाटक के माध्यम से, एक्चुअल में वहाँ से मैं आर्थिक, देखा जाए तो आर्थिक के कारण ही मैं उसको ज्वाइन किया था। तो वो मैं कर रहा था, और अभी भी मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को। और उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे ये हमारा स्थिति सब सुधरते गया, तो मैं वापस से अपने कॉलेज, मैंने सोचा कि यदि पढ़ाई मैंने आधा किया है, वो कहते हैं ना कि आधा जला हुआ लकड़ी किसी काम का नहीं आता है। तो इसलिए मैं भी वापस से अपना जो है पढ़ाई, जो अधूरा छूटा हुआ था, वो मैंने 2023 में वापस से मैंने रीएडमिशन लिया, और आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ाई किया। अब मैं 6 सेम से लास्ट है, ये मेरा फाइनल है। और उसी के समय मेरा जो है वो प्लेसमेंट लगा, बहुत अच्छा पैकेज लगा, और ये गर्व का बात है कि मेरा दुबई में हुआ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये की बात करेंगे तो जब मेरा थर्ड सेमेस्टर जब मैं दिया, ये किया था, उसके बाद भी मैं क्लास नहीं कर पाया, क्योंकि पैसा का दिक्कत है, तो करना पड़ेगा है। तो इसी के लिए सर लोग ने उस समय जो है, सर लोग बहुत मदद किए थे। मैं उन लोगों का नाम लेना ही चाहूँगा, क्योंकि अगर उनका नाम नहीं लिया तो मैं जो है आज मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ, ये मतलब बेकार है। क्योंकि उन लोगों के वजह से ही मैं ये डिग्री है, ये जो डिप्लोमा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और उन्हीं के वजह से मैं आज ये जॉब पाया हूँ। तो वो है रवि सर, राहुल सर, और हमारे राजू सर। ये 3 सर हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट किए थे। साथ में प्रेमचंद सर भी, बसंत सर भी, ये लोग मुझे उस समय से, फर्स्ट सेमेस्टर से वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। तो बाद में इन सर लोगों ने मेरा अहम जो भूमिका है इन सब मेरे सक्सेस के पीछे, तो ये सर लोग हैं, बहुत उन्होंने मदद किया है। क्या तब धनु हांसदा, जी सर। तो मुझे बताइए कि जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए थे कैबिन में, तो वहाँ का माहौल बताइए कि आपके अंदर क्या चल रहा था, क्या पूछा गया,
और उसी को लेकर बताइए थोड़ा। सर पहले बात तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो कहते हैं ना कि जो हम पास्ट में जो भी चीज़ किए रहते हैं वो फ्यूचर में बहुत काम आता है, तो इसी तरह की तो है। मैंने जो थिएटर किया था, मैं नाटक किया था, उसके वजह से जो है मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया था। मुझे किसी से कोई झिझक नहीं लग रहा था और कोई डर भय ऐसा कोई चीज़ नहीं लग रहा था, क्योंकि वो थिएटर का कमाल है। तो इसी के कारण जब मैं इंटरव्यू रूम पे एंटर किया तो उन लोगों के साथ मैं यही सोच के घुसा कि आखिर वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो एक दूसरे से बात करने में, नए इंसान से बात करने में झिझक ना क्यों है। तो वो चीज़ को लेके मैं अंदर घुसा, वो कॉन्फिडेंस लेके, पॉजिटिविटी को लेके अंदर घुसा और बातचीत किया। और वो मेरे ख्याल से मैं देखा कि वो जो इंटरव्यू होता है एक्चुअल में, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं और दूसरा है कि आपका पर्सनैलिटी को देखते हैं। यही दो चीज़ें हैं जो मेन है। तो मैं जब वहाँ अंदर घुसा ना, तो वे लोग मुझे अपना जो है इंटरव्यू है, सबसे पहले शुरुआत किया HR राउंड और दूसरे थे टेक्निकल राउंड से। ये 2 राउंड थे जहाँ से मेरा इंटरव्यू उन्होंने करा। तो सबसे पहले उन्होंने जो HR का राउंड है, उन्होंने मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा और साथ में उन्होंने मेरे टाइटल्स के बारे में भी पूछा कि ये क्या होता है, उसकी कोई बताइए विशेषताएं। तो ये सब मैं बताया उनको। और साथ में जब टेक्निकल राउंड थे उस समय में भी जो सारे कॉलेज के जो हमने सेमेस्टर में जो भी पढ़ा था, फेवरेट सब्जेक्ट हमें पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने बताया था कि मेरा फेवरेट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। तो इस तरह से उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में उन्होंने सारा चीज़ें मुझे पूछे, उसके रिलेटेड कुछ सवालें पूछे। जैसे क्या है? जैसे कि उन्होंने पूछा कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है और ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें जो है, बहुत सारा सवाल थे जो मैं जवाब देते गया, जो कि सारे कुछ तो सवाल ऐसा होगा जिसमें आप जवाब नहीं दे पा रहे होते, हाँ, तो उसमें आप क्या कर रहे थे? देखिए सर, जो सवाल मुझे बिल्कुल नहीं आते थे जी। तो मैं उन्हें ये बोल के मैं पार हो जा रहा था कि सॉरी सर, मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि जो टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसके पास और भी बंदे को इंटरव्यू लेना है। सीधे सवाल आए आप जवाब दीजिए, नहीं आए आप बोलिए सॉरी सर प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ठीक है, तो सर मैं बताता ये हूँ। बहुत बढ़िया बात यस है। और और वो वहाँ क्या हुआ कि, और एक दूसरा चीज़ है, मुझे वहाँ पर ना सबसे ज़्यादा इसलिए हेल्प भी किया, रिज्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाए तो एक्चुअल में मैं अपना जो रिज्यूम है मैं खुद से ही डिज़ाइन किया था, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सारा चीज़ किया हुआ था। तो मैं खुद ही अपना जो है रिज्यूम को डिज़ाइन किया था। तो जब मैंने वो एक्चुअल में मैं थोड़ा सा वो बात शेयर करना चाहूँगा। तो मैं एक कैफ़े में गया था जो प्रिंट आउट के लिए। तो उस समय मुझे वो बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा इस तरह का रिज्यूम है, तो तुम अगर फ्रेशर हो तो अभी तुम्हें फ्रेश मतलब सिंपल रिज्यूम रखना चाहिए, इस तरह का रिज्यूम नहीं रखना चाहिए। तो मैं बोला चलो, उस समय मैं सोचा चलो कुछ बोल रहे तो शायद ऐसा होगा। पर जब मुझे एक्चुअल में जब मैं गया तो वो मेरा रिज्यूम का भी तारीफ़ की उन्होंने, अट्रैक्टिव रिज्यूम है उन्होंने मुझे बोला। और वहाँ पर मैंने रिज्यूम में काफ़ी चीज़ें मेंशन भी करा था, अपने जो सॉफ्ट स्किल्स थे उन जितने भी थे उन सब चीज़ों को मैंने वहाँ मेंशन करा था। तो ये सब चीज़ें देख के, रिज्यूमे देख के भी वो बहुत अट्रैक्टिव है। शायद मैं भी इसी को चीज़ें को लेके ही मतलब अट्रैक्टिव और वो क्रिएटिव, एक्चुअल में रिज्यूमे पे जो क्रिएटिविटी था और साथ में अपना जो कॉन्फिडेंस था, पर्सनैलिटी, ये सब देख के। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि इंटरव्यूअर के पास कभी भी कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाए तो फिर ऐसे वैसे पहन के नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ होता ही है। और फॉर्मल, मैं उस समय फॉर्मल में पहन के गया था, जो और भी मुझे प्लस पॉइंट दिया है। इसके कारण मैं सिलेक्शन हुआ हूँ वहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगा सिलेक्शन हो गए। अनएक्सपेक्टेबल था, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। तो जब आप सेलेक्ट हुए तो कैसा प्रतिक्रिया रहा था आपका परिवार का? जब आप बताया कि आपका हो गया है अबू धाबी कंपनी में, तो कुछ प्रतिक्रिया बताइए। सर जब मुझे ये खबर जब हो आया था ना, जब रिज़ल्ट आ गया था, तो मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था तो स्विच ऑफ होने के कारण कि किसी को मुझे मालूम ही नहीं चला था। जब जैसे ही मैंने अपना मोबाइल को खोला था तो मुझे मेरा दोस्त ने ही कॉल किया था। फिर
उसके बाद सर लोगों ने भी मुझे काफ़ी मैसेजेस किए थे कि भाई कॉल करो, तुम्हारा हो गया है। तो सबसे पहला तो जो मेरा फैमिली है उससे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगा और बहुत ज़्यादा खुशी लगा कि भाई मेरा हो गया है। तो उसके बाद जो मैंने क्या किया, मैं शाम को मैंने पहले वो दोपहर के समय था, उस समय जब मुझे ये खबर मिला था, मैं वो शेयर नहीं किया था। तो मैं शाम को मैं अपने मम्मी को बताया, मेरे पापा को बताया, तो वो लोग बहुत खुश हुए। वो बोलने, मेरा मम्मी तो ये बोलने लग गई कि देखो काफ़ी कितने लोग बहुत कुछ बोलते थे तुम्हारे बारे में, तो मैं अभी उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी। तो इस तरह का वो बोले, क्योंकि किस तरह से तुमने अपना परिस्थिति में तुम अपने आप को ढाला है और गुजारे हो अपना लाइफ को, और इस तरह से अपने से मेरा मम्मी भी मेरा संघर्ष के बारे में जानती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मदर है तो वो सारी चीज़ें समझ सकती है। नहीं बताता हूँ लेकिन वो समझ सकती है। ये तो है जी सर। और पूरा गांव में जो है, इसका एरिया में पहला बंदा है जो बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है काम करने के लिए, और अलग ही मतलब सेलिब्रिटी बन गया है उधर का। ये सर, और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर और एज ए इंजीनियर जा रहा हूँ। राजकीय पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर का नाम अलग लेवल पे है। जी सर। आदित्यपुर का भी शुक्रिया अदा है इसमें, क्योंकि उसने हमें बुलाया था। हम 32 लड़का लेके गए थे प्लेसमेंट के लिए। 2 लड़का का उसमें फाइनल हुआ है। दूसरा लड़का से भी मैं आपको मतलब कि एक इंटरव्यू में लेके आऊँगा साथ में, और उससे भी बताऊँगा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्या किया गया था, क्या पूछा गया था कि उसका भी सिलेक्शन हुआ था। उसका भी ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, और इसका रिज्यूमे को लेकर के मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब कमेंट में इसका डाल दूंगा। इसका कैसा रिज्यूमे वगैरह था मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इसने अलग किया था। इसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा किए हुए थे जो कि उसका सपोर्ट किया। ऐसा नहीं था बंदा कि लड़का घर में गया तो बैठ गया। आप लोग कुछ ऐसा करते होगे, घर में गए महीना 2 महीना बैठ गए, एंजॉय किए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करने का है। इससे हमको यही सीख मिल रहा है, यही पता चल रहा है कि आप घर जाइए कभी भी तो कोई ना कोई करिकुलर एक्टिविटी, सॉफ्ट स्किल डेवलप कर दीजिए। क्या दिक्कत है करने में? ऑनलाइन कितना सारा हो रहा है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी काम आपको आगे चल के काम आएगा ही आएगा। ये थिएटर का काम किया है, इसका अंदर का डर ख़त्म हो गया। ये डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम किया। ये सब कहीं ना कहीं काम आया, पैसे भी कमाने में, नॉलेज में भी, और इंटरव्यू में भी बताया इंटरव्यूअर को कि भाई ये बंदा मैकेनिकल का है, ये सब काम कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ नया चीज़ सीखने को वाला लड़का है, और हमको इस टाइप का लड़का को ज़रूरत है, क्योंकि वही लड़का हमको चाहिए जो नया चीज़ सीखने का ललक रखता हो। ठीक है, और वो चीज़ इसमें दिखा। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो भी एक प्लस पॉइंट बना हुआ है इसका। जी सर। तो धनु हालदा, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि मान लीजिए ना, बहुत सारा स्टूडेंट है हमारे, आपके जूनियर्स है जो कि आर्थिक स्थिति तंगी से गुजर रहे हैं। अब बहुत कोई बच्चा आता है हमारे पास, बोलता है सर घर में प्रॉब्लम है, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आ रही है। पढ़ाई ड्रॉप करने की बात करते हैं वो। हम लोग तो कोशिश करते कि ना करें, हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आपके टाइम में भी हमने किया था। जी सर। ठीक है, किसी तरह से प्रेरणा दी थी कि नहीं करो करो, और आज देखो तुम पहुंच गया ना जहां पहुंचना था। जी सर। और उससे ऊपर ही जाएगा। यस सर। तो यही क्या मैसेज आप अपने साइड से देना चाहेंगे उन लोगों को? सर, मैं अपने जो जूनियर्स है, मेरे छोटे भाई हैं ये लोग सारे, तो मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि यदि इस तरह का स्थिति आए तो घबराइए नहीं, उसको समय का इंतज़ार करिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर। और वो जो मुश्किल होता है ना, वो बोलते हैं ना, जो घना बादल होता है ना, वो एक मतलब कुछ क्षण के लिए ही सूरज को ढक सकता है, हमेशा के लिए नहीं ढक सकता है। तो इसलिए उसको आपको वो चीज़ लेके चलना है कि आप एक सूरज है, और सूरज कभी भी रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, आगे बढ़ते चले जाता है। इसलिए आपको भी उसी के भांति आगे बढ़ना है। ये मन में सोच के चलना है कि अगर इस तरह का मेरे पास मेरा जैसे, मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि मेरा जो सिचुएशन हुआ, इस तरह का सिचुएशन किसी के पास ना आए। अगर यदि आता है तो फिर उसको सोच समझ के अपना फैसला को लीजिए, क्योंकि खुद से बड़ा कोई टीचर, खुद से बड़ा कोई जो गाइडर, यस, खुद से बड़ा कोई मेंटर नहीं होता है। पहला आप है, उसके बाद दूसरे होते हैं। तो आप अपने आप में सोचिए
क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो चीज़ आप, यदि मेरे से ऐसा परिस्थिति आता है और मुझसे भी बदतर आता है, तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा ही, आप ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन फिर से आपको ज्वाइन करना चाहिए जब आपका हालात सुधर जाए तो उसको। लेकिन ये चीज़ का जो अभी जो इस तरह समस्या है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने ये फैसला किया है था कि जब भी मेरा जॉब होगा, मेरा जॉब होने के बाद मैं ये फैसला किया हूँ कि मैंने जो इस तरह का जो परिस्थिति मैंने अपने आप में जो गुजारा है, इस तरह का मैंने देखा है, तो आगे किसी को इस तरह ना हो, इसलिए मैं अपना सैलरी से 10% कंट्रीब्यूट करूँगा, जो कि मेरे जैसे और भी बंदे हैं और भी बच्चे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, तो ये लोग इस तरह का परिस्थिति से ना गुजरे। और मैं अपना जो जहाँ मैं जॉब करूँगा दुबई पे, यूएई पे, अबू धाबी पे, तो वहाँ पर भी मैं अपने कलीग्स को भी बोलूँगा, भाई आप भी अपने 10% कंट्रीब्यूट करिए, ताकि हम और भी बच्चों को मेरा जैसे जो फेस किया है प्रॉब्लम, ऐसा कोई फेस ना करना पड़े। तो इसलिए हम वो चीज़ को भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे ज़रूर। बहुत साफ दिल नेक है धनु हांसदा आपका, ठीक है, ऐसा सोच आप रखते हैं। जी सर। ये सब आपका पर्सनालिटी डेवलप करता है। यस सर। ठीक है धनु। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से संघर्ष आसान नहीं होता है दोस्तों। संघर्ष सबके जीवन में है, बहुत ज़्यादा, एवरेज, लेकिन है ज़रूर। संघर्ष को जो आपको क्या करना है, मतलब थ्रू आउट उसको पार करना है, और हार नहीं मानना है, लेट डाउन नहीं होना है, टूट नहीं जाना है, लड़ना है। यू आर अ वॉरियर, और हासिल करना है सक्सेस। और एक बार छत पे ऐसे नहीं चढ़ जाते हैं, सीढ़ी 1 2 3 ऐसे स्टेप से चढ़ा जाता है, और जब आप चढ़ेंगे तब जो है आप एक बार जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। इसी के साथ ये इंटरव्यू समाप्त होता है, और कहना चाहेंगे, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए, दोस्तों तक पहुँचाइए, और उन सब तक पहुँचाइए जिनको इनका बात जो है प्रेरणा दे सकता है। थैंक यू। ओवर एंड आउट। थैंक यू।